ये 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि सेकंड चैप्टर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उसके लिए हमने ये स्टार्टिंग से वीडियो बनाई है। ये एनसीईआरटी की बुक है आपकी, एनसीईआरटी बुक अपनी ओपन कर लेना, तब वीडियो देखें या जो वीडियो है इसी को ध्यान से देखें। सेकंड चैप्टर स्टार्टिंग से है, आपको इसमें से जो बात कोई अच्छी लगे तो नोट कर लेना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको बाद में सेंड करेंगे, वहाँ से नोट कर लेना। और जिसने जितने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए ठीक है, वो वहीं पे स्टॉप करे। अभी पहले इस चैप्टर को समझे अच्छे से। सेकंड चैप्टर है, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण जो होते हैं वो स्वाद में नमकीन होते हैं, जैसे नमक हमारा। तो देखो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन है इसका। आपने पिछली कक्षा में आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन को खट्टा एवं कड़वा स्वाद में विद्यमान क्रमशः अम्ल क्षारक के कारण होता है। अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलयन। तो बच्चों, जैसा कि हमने बताया, जो एसिड होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो भोजन जो कड़वा या खट्टा होता है वो किसके कारण होता है? एसिड के कारण या बेस के कारण, क्षारक के कारण या अम्ल के कारण। अगर भोजन में खट्टापन आ गया तो इसका मतलब उसमें किसकी मात्रा बढ़ गई है? अम्ल की मात्रा। अगर भोजन हमारे कड़वा दिखाई लग रहा है टेस्ट में, तो उसमें किसकी मात्रा बढ़ गई है? क्षारक की मात्रा बढ़ गई है। और यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित हो जाता तो अम्लता को कम कौन करेगा? बेस। क्योंकि अम्ल और बेस, ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम का था। अम्ल को कम कौन करेगा? क्षारक। क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। जब अम्ल और क्षारक को मिलाया जाता है तो अम्ल क्षारक के प्रभाव को, क्षारक अम्ल के प्रभाव को ख़त्म कर देता है। दोनों क्या हो जाते हैं? उदासीन बन जाते हैं। तो जो भोजन के कारण जो पेट के अंदर जो अम्लता बढ़ गई थी, अम्ल को कौन ख़त्म करेगा? बेस, क्षारक। तो क्षारक किसके अंदर होता है? बेकिंग सोडे के विलयन में। बेकिंग सोडा का जो विलयन होता है उसमें क्षारक होता है। पता है ना, जो हम इनो लेते हैं उसमें भी क्षारक होता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं, तो उसमें भी क्षारक होता है। तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? बेकिंग सोडा का। उसके बाद है उपचार बताते समय किस गुणधर्म को ध्यान में रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते, जैसा मैंने अभी आपको बताया। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। यदि याद कीजिए कि कैसे हमें बिना स्वाद चखे ही खट्टे कड़वे पदार्थों की जांच की थी। खट्टे और कड़वे पदार्थों की जांच हम बिना स्वाद चखे हम कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? उसको स्मेल करके, सूंघ करके। आप जानते हैं कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं, एक जो लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देते हैं? वो लाल कर देते हैं। जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल करते हैं। उनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस जो है वो एक क्या है? प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक मतलब जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। सूचक का मतलब है जो हमें यह बताता है कौन एसिड है, कौन अम्ल है, कौन क्षारक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी क्यों है? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते, जब उस पर साबुन रगड़ते तो उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल में धोने से फिर से कैसे रंग का हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। तो हल्दी भी एक तरह से एक सूचक हुई जो हमें बताती है अम्ल और क्षारक। किसका बताया उसने? क्षारक का बताया, क्योंकि साबुन के अंदर क्या होता है? क्षारक होता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सूचक मतलब सिंथेटिक, जिनको मानव निर्मित जो सूचक होते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे मानव निर्मित
सूचक हैं वो कैसा था, नेचुरल सूचक था। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। जो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के बारे में। अम्ल और क्षारक की अभिक्रियाएं अलग अलग धातुओं के साथ करेंगे, अलग अलग पदार्थों के साथ करेंगे, उनकी अभिक्रिया पढ़ेंगे और देखेंगे कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को कैसे समाप्त करते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं जो हमने भी आपको बताया था। सूचक क्या होता है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता। कैसे रंग का होता, बैंगनी रंग का, जो थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है इसको, थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्राय इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता न ही क्षारकीय होता। जब ना तो वो अम्लीय में जाए और ना ही क्षारक में जाए तो वह किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम जैसे कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियों किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति का सूचक करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। केवल आप यहाँ तक याद रखो, ये बैंगनी रंग का होता है। एक जो बैंगनी रंग का रंजक जो होता है, रंजक को इंग्लिश में लिटमस बोलते, लिटमस पत्र जो बैंगनी रंग का होता है, जब वह ना तो क्षारकीय होता है ना अम्लीय होता है। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, थैलोफाइटा समूह के लीचेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। मेन इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे समझनी है। इसके बाद आता है आपका अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। रासायनिक गुणधर्म का मतलब जैसे बच्चों यहाँ पे हम आपको बताएंगे, विज्ञान की प्रयोगशाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोनेट, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी ये नाम दिए हुए हैं इनमें कुछ एसिड हैं, कुछ अम्ल है, कुछ क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक की पहचान हम कैसे करेंगे। जो हमारे अम्ल होते हैं उनमें H+ पॉजिटिव आयन, H+ आयन पाया जाता है, और जो हमारे क्षारक होते हैं उनमें OH- आयन पाया जाता है। जैसे कुछ में इन्होंने लिख ही रखा खुद ही, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे HCl को जब हम तोड़ेंगे तो H+Cl- बनेगा। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या बनेगा बच्चों, H2SO4, H पॉजिटिव होगा और SO4 नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, H+। HNO3 में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे H+ और NO3-। ऐसे ही जो हमारे क्षारक होते जैसे NaOH क्षार है हमारा, इसमें हमें OH- मिलेगा। जब हम NaOH को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव OH- मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH। तो आपको पता लग गया यहाँ पे जो अम्ल होते हैं उनमें H+ आयन मिलता है और जो क्षारक होते हैं उनमें OH- मिलता है। रंगों में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है, क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न होती है, ऐसे गंधीय सूचक होते हैं। तो 3 तरह के सूचक हो गए। एक हमने बताया था आपको प्राकृतिक, जो सबसे पहले पढ़ा था। दूसरे नंबर पे हमने कौन सा सूचक पढ़ा था, हमने दूसरे नंबर पे आया था हमारा बच्चों संश्लेषित, और तीसरे नंबर पे गंधीय सूचक। ये गंधीय सूचक क्या होते हैं, गंधीय सूचकों में क्या होता है, ये इसको हम स्मेल करके बताते हैं। जब इस सूचक को किसी में डाला जाता है, अम्ल में या बेस में, तो उसकी जो स्मेल होती है, जो गंध होती है, उसमें किसी की ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है। तो ये कौन बताते हैं, गंधीय सूचक। जैसे बारीक कटी हुई प्याज को स्वच्छ कपड़े के टुकड़े में प्लास्टिक के थैले में लीजिए, थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। इस कपड़े को उपयोग अब हम अम्ल क्षारक की जांच करने के लिए कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उस पर हम अम्ल या क्षारक डालेंगे, या अम्ल डालने से उसकी जो स्मेल होगी वो तेज़ हो जाएगी, क्षारक डालने से जो स्मेल होगी वो तीव्र नहीं होगी। तो इससे हम उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ और भी गंधीय सूचक जैसे तनु, वैनिला, ज़्यादा लौंग का तेल हो गया, ये हो गया, ये पढ़ लेना बच्चों।
इसके बाद जो इसका मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए ये कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल या क्षारक को हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है बच्चों, क्या अभिक्रिया होती है। जब भी कोई अम्ल और क्षारक जब हम लेते हैं, जब उसको हम किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा उसमें बनता है लवण और हाइड्रोजन गैस। देखो हम दिखा देते हैं आपको, ये रहा अम्ल प्लस धातु क्या दिख रहा है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस। अब जो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे कि इसका हम प्रूव कैसे करेंगे कि हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। लवण का तो चलो हमें पता चल जाता है, जैसे इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, बताएंगे लवण के बारे में भी। पहले हाइड्रोजन गैस का प्रूफ देख लेते हैं कैसे प्रूव करेंगे। इससे प्रूव करेंगे बच्चों हाइड्रोजन गैस को कैसे। ये हमने एक स्टैंड लिया, हमने ये एक परख नली ली, इसमें हमने क्या डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, H2SO4 डाला इसके अंदर फिर दानेदार के जिंक के कुछ टुकड़े डाले, और ये हमने एक ट्यूब लगाई, प्रवाह ट्यूब है, और ये यहाँ पे एक घोल है साबुन का। ये जब हमने इस सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े डाले थे, इसमें एक गैस उत्पन्न होती है। अभी पता नहीं है कौन सी गैस है, हमें पता करेंगे बाद में। ये गैस यहाँ से निकलती हुई इस साबुन के घोल से निकलेगी और ये बबल बन जाएंगे, इसमें बबल्स बन जाएंगे। जैसे ये बबल्स यहाँ पे हम इस बबल्स के पास जलती ही मोमबत्ती लेके आएंगे तो ये हाइड्रोजन गैस जो फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगेगी। और हमें पता है हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। इससे प्रूव हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि जब हम जो इसमें अम्ल लिया था हमने H2SO4 अम्ल की जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया कराते तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जैसे इसमें दिखा रखा है अम्ल प्लस धातु, और क्या दिख रहा है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो जैसे अम्ल उसमें क्या था हमारा H2SO4 था ना, H2SO4 प्लस क्या था, धातु क्या था, जिंक था। क्या बनेगा बच्चों, ZnSO4 ये ZnSO4 ये तो है हमारा लवण, क्योंकि Zn देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा, SO4 नेगेटिव होगा। ठीक है जी, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये तो है हमारा लवण। और प्लस क्या बचा है यहाँ पे, देखो Zn के साथ ये SO4 जुड़ गया, क्या बचा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा तो प्लस हाइड्रोजन H2। ठीक है जी, हाइड्रोजन गैस यहाँ से विमुक्त हो जाएगी। ओके, समझ आया। उसके बाद बच्चों ये एक जो अभिक्रिया है ये किसके साथ है, बेस के साथ। अभिक्रिया हमने किसके साथ दिखाई, ये क्षारक के साथ है। जो अभिक्रिया दिखाई थी वो हमने अम्ल के साथ दिखाई थी। ये क्षारक है NaOH, और जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया हुई तो क्या बन रहा है, ये Na2ZnO2 जिंक सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस बन रही है। परंतु इसमें एक हुआ है, लिमिटेशन है। आप देखेंगे कि अभिक्रिया पुनः हाइड्रोजन गैस बनाते, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। बेस में जो ये अभिक्रिया हो रही है ये सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी इसका हमने इंट्रोडक्शन करा दिया। इंट्रोडक्शन, इसमें हमने अम्ल बताया, आपको क्षारक बताए, उन दोनों की अभिक्रिया बताई, हाइड्रोजन गैस का वो प्रूफ दिखाया कि कैसे हाइड्रोजन गैस विमुक्त होती है। इस वाले में अभी आप इतना समझेंगे, और जो आगे हम बताएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।